नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर अयोध्या से है। यहां पर आर्थिक गतिविधियों में उछाल दिखाई गया है। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये उछाल आया है। आईआईएम लखनऊ ने रिपोर्ट जारी की और प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और कर राजस्व 30 से 25 हजार करोड़ पहुंचने का अनुमान है। सीएम योगी के टेम्पल इकोनॉमी मॉडल ने समृद्धि के रास्ते खोल दिए हैं। 1.2 लाख रोजगार के अवसर हैं और 6000 नई एमएसएमई स्थापित कर दी गई हैं। होटल, होम स्टे, ऑनलाइन बुकिंग में 4 गुना वृद्धि हुई है। हस्तशिल्प, स्मृति चिन्ह की मांग तेज हो गई है। रियल एस्टेट में भी तेजी देखी जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेम्पल इकोनॉमी की रणनीति है, जिसके तहत ये वृद्धि आ रही है। और ये रिपोर्ट जो है वो आईआईएम लखनऊ ने जारी की है, जिसके आधार पर ही ये वृद्धि तय हुई है। इस खबर पर जानकारी हम लेंगे। सहयोगी अनिल मिश्रा जुड़ रहे हैं अयोध्या से। अनिल, राम जन्मभूमि अयोध्या, और यहाँ पर निश्चित तौर पर जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद से लाखों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। ये बताइए, जो रिपोर्ट कहती है आईआईएम लखनऊ की, वो क्या है और इस रिपोर्ट के आने के बाद से किस तरीके का जो रिएक्शंस है वो भी सामने आ रहे हैं। अनिल, देखिए, इस रिपोर्ट को मैं बताऊं उससे पहले गोस्वामी तुलसीदास के एक चौपाई के राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। ये वही रामनगरी अयोध्या है जो कभी जीर्ण शीर्ण हुआ करती थी, कभी अपने हालात पर अश्रुपात करती नजर आ रही थी, और आज आलम यह है कि वो अयोध्या चहकती नजर आ रही है। जब से भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान हुए, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अयोध्या की तकदीर और तस्वीर दो के दोनों बदल गई। तमाम देश के कोने कोने से नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या आ रहे हैं। वो जब आते हैं तो परिवहन में अच्छा खासा उछाल देखा जाता है। परिवहन का विभाग वो क्या कहते हैं, उसकी आमदनी बढ़ी है। उसके बाद जब अयोध्या पहुंचते हैं, चाहे एयरपोर्ट से आए, रोडवेज से आए या टैक्सी से आए, तो उनका भी रोजगार एक बढ़ा। अयोध्या पहुंचे, यहाँ पर होटल कारोबार में भी अच्छा खासा उछाल हुआ। तमाम सारे नए होटल बने, तमाम होम स्टे यहाँ पर बनाए गए, तमाम रोजगार मिले और तमाम यहाँ पर व्यवसाय बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, अयोध्या पहुंचे तो यहाँ पर प्रसाद भी लेते हैं, तो दुकानदारों को भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उपहार भी ले जाना चाहते हैं तमाम सारे। तो जो इसके व्यापारी हैं, चाहे भगवान श्री राम की मूर्तियां बनाने के हों या अन्य यहाँ पे जो कारीगर हैं, उनके जो हस्तशिल्प कला की जो चीजें हैं, उस पर भी अच्छा खासा। तो कुल मिलाकर बात करें तो योगी जी की जो रणनीति थी, ये पूरी तरह से कारगर। यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों के जो व्यापार है उसका सृजन हो रहा है। तो कुल मिलाकर अयोध्या आज चहकती नजर आ रही है, और इसके जो लाभ का प्रभाव है बाकायदा कर के रूप में सरकार को भी पूरी तरह से लाभ पहुंचाता नजर आ रहा है। व्यापारी खुश हैं, श्रद्धालु खुश हैं, टैक्सी वाले खुश हैं, दुकानदार, नहीं, हर तरफ यहाँ पर सब लोग, जिनकी आमदनी पहले दिन भर में ठेले खोमचे वालों की 500-400 हुआ करती थी, आज वो दिन भर में कम से कम 2500 रुपए 3000 रुपए कमा रहे हैं। ये आलम है। तो इसका प्रभाव जाहिर सी बात है कि देश की समृद्धि में, देश की अर्थव्यवस्था में सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अनिल। विस्तार से आपने बताया इस बड़ी खबर के बारे में। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बड़ी खबर की, जो कि है परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि कल से शुरू होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू होगी। कल से 12 मार्च तक बोर्ड एग्जाम्स चलेंगे। 53 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। पहली पाली में सुबह 8:30 से 11:15 तक एग्जाम चलेगा। दूसरी पाली में दोपहर 2 से शाम को 5:15 तक एग्जाम चलेगा। नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी, ताकि एग्जाम जो है वो नकल विहीन हो सके। यूपी बोर्ड एग्जाम्स कल से शुरू होने वाले हैं। और देखिए, एक समय था जब यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में काफी नकल हुआ करती थी, लेकिन इस नकल को हटाने के लिए, एग्जाम्स को नकल विहीन कराने के लिए ये तमाम तरह के जो व्यवस्थाएं हैं, इंतजाम है, वो अब किए जाते हैं, ताकि नकल विहीन एग्जाम हो सके, पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो सके, पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जाए एग्जाम कराने के लिए। सहयोगी अभिषेक सिंह का रुख कर लेते हैं, जो कि इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे लखनऊ से। अभिषेक, कल से यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले, क्या तैयारियां हैं? देखिए, कल से यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम होने वाले हैं। तकरीबन 53 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, और ख़ासतौर पर आपको बता दें कि 8033 जो परीक्षा केंद्र हैं वो पूरे प्रदेश भर में बनाए गए हैं, जिसमें 586 राजकीय,
3,453 सहायता प्राप्त और 3,954 यानी 94 स्वायत्त पोषित विद्यालय हैं। तो बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ हाईटेक और नकल विहीन करने के लिए, पारदर्शिता बरतने के लिए सीसीटीवी कैमरों की जद में ये सभी परीक्षाएं होंगी, यानी सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगी और वहां का सीधा फीड लखनऊ और इलाहाबाद के जो मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं और इसके अलावा जिले में बनाए मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं वहां पर आता रहेगा। इस बात से सीधे तौर पर ना सिर्फ पारदर्शिता को और मजबूती मिलेगी, बल्कि किसी भी तरह की नकल को पूरी तरह से रोका जाएगा। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड्स तैयार किए गए हैं। जिले स्तर पर बीएसए और बेसिक शिक्षा अधिकारी के अलावा जो जिले में पर्यवेक्षक हैं वो अलग अलग स्काउट्स के साथ मौजूद रहेंगे और किसी भी तरह की गड़बड़ी या किसी तरह की सूचना मिलने पर वहां रिस्पांस टाइम में वहां पहुंचकर इसको पूरी तरह रिजॉल्व करने की पूरी तैयारी की गई। हालांकि पहले ही सारी तैयारियां इस तरह से की गई हैं कि किसी तरह की कोई अवरुद्ध ना आ सके। आज शिक्षा मंत्री की तरफ से बाकायदा जो सेंटर है यानी मॉनिटरिंग सेंटर है उसको भी शुरू किया गया है। तो हर लिहाज से इस पूरी परीक्षा को पारदर्शी करने की पूरी तैयारियां की गई है। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, जानकारी और अपडेट्स के लिए। और अब बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा से यहाँ पर रैपिडो चालक पर हमला हुआ है। चाकू मारकर मोबाइल और बाइक लूट ली गई। पीड़ित की हालत गंभीर है। मेरठ में इलाज जारी है। वारदात के बाद पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 48 घंटे बीतने के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया। बदमाश अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। वारदात के बाद पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 48 घंटे बीत चुके लेकिन कोई मुकदमा, कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। ये बड़ी खबर, रैपिडो चालक पर हमला हुआ है ग्रेटर नोएडा में। चाकू मारकर मोबाइल भी लूट लिया रैपिडो चालक का, उसकी बाइक भी लूट ली। पीड़ित की हालत गंभीर है और मेरठ में इसका इलाज चल रहा है। वारदात के बाद पुलिस की बड़ी लापरवाही ये सामने आई कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है और 48 घंटे बीत चुके हैं। 48 घंटे बीतने के बाद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये एक लापरवाही है ग्रेटर नोएडा पुलिस की। यहाँ पर एक रैपिडो चालक पर हमला होता है और जो हमलावर थे वो इस रैपिडो चालक की उसकी बाइक भी लूट ले गए, मोबाइल फोन भी लूट ले गए। तो पीड़ित की हालत गंभीर है। मेरठ में इलाज चल रहा है इसका। वारदात के बाद पुलिस की बड़ी लापरवाही यहां सामने आई है। 48 घंटे बीतने के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया। सहयोगी अकरम खान का रुख करते हैं जो कि इस खबर पर जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी उनसे लेते हैं। अकरम, ये क्या मामला है पुलिस की लापरवाही का? देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के दुसरा थाना इलाके का ये पूरी घटना है जहां पर 15 फरवरी की सुबह में तकरीबन 4 बजे के आसपास एक रैपिडो चलाने वाला जो युवक था वो किसी को लेकर यहाँ पर निराला स्टेट के पास एक सोसाइटी है वहां पर पहुंचा था। इसी दौरान उसे जब वो सवारी छोड़कर वापस लौट रहा था तो उसी दौरान बदमाशों ने उसको घेर लिया और चाकू से उस पर कई वार किया और इसके साथ ही उसका मोबाइल भी लूट लिया और जो बाइक थी वो भी उसकी लूट ली। और लूटने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आलम देखिए इस तरीके से ये है कि पुलिस ने 48 घंटे बीतने के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा। इतनी बड़ी घटना है लूट की और जो हाई राइज सोसाइटी है, पॉश इलाका है, थाने से कुछ ही दूरी पर ये घटना हुई है चौकी से, और उसमें पुलिस का मुकदमा नहीं लिखना वो सवाल खड़े करता है कि आखिर क्राइम कंट्रोल के लिए कौन सा तरीका है कि इस तरीके से लूट जैसे गंभीर अपराध को छुपाने के लिए पुलिस नाकाम रही। और पुलिस पेट्रोलिंग पर सीधे सीधे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस कहाँ थी, क्योंकि इस समय लगातार जो लोग हैं वो आते जाते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और इस समय पर पेट्रोलिंग नहीं होना और बदमाशों को वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जानलेवा हमला हुआ, युवक चाकू मारकर घायल किया गया, इसके अलावा उसके साथ लूट की वारदात हुई, उसको छुपाने के लिए पुलिस 48 घंटे तक चुप रही। और जैसे ही मामला मीडिया में आया तो उसके बाद आज जरूर जो मीडिया सेल है और जो पुलिस के अधिकारी उन्होंने कहा है कि टीम लगाई गई है, पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। लेकिन 48 घंटे बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है इतने गंभीर अपराध में, तो समझ सकते हैं कि अपराध पे लगाम लगाने के लिए ग्रेटर नोएडा पुलिस किस तरह सजग है उसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और जो लोग हैं वो कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लूट और जानलेवा हमले जैसे मामले में अगर अधिकारियों के संज्ञान में पूरी घटना नहीं लाई गई तो दोषी थानेदार जरूर है। और अब से पहले भी इसी तरह की घटनाओं में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह कार्रवाई की थी और थानेदार और जो एसीपी थी वहां की दीक्षा उनको भी हटाया था। लेकिन
फिर दोबारा से वही आंकड़े की बाजीगरी शुरू हो गई है ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में। और इस तरह के गंभीर अपराध को लेकर पुलिस बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। और जो अब तक की जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पीड़ित है उसका मेरठ में इलाज चल रहा है। एसीपी जो है पवन कुमार, उनका कहना है कि पीड़ित से अभी संपर्क किया गया है और आज मुकदमा लिखा जा रहा है। इसके अलावा टीम गठित की गई है। लेकिन ये सवाल पूरा वाजिब है और उठता है कि आखिर पुलिस क्यों छुपाती रही, क्यों उसके 48 घंटे तक ऐसे जघन्य अपराध में मुकदमा नहीं लिखा गया। ये बताता है कि पुलिस पूरी तरह से अपराध को रोकने में नाकाम है और जितनी पुलिस की टीम है वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लगी हुई है। और देखना ये भी होगा कि जो मुकदमा लिखा गया है उसे कब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाती है। हालांकि अभी तक ना तो अपराधी पकड़े गए हैं और पुलिस से पूरी तरह से दूर है, गिरफ्त से दूर है। और लगातार जो क्राइम का आंकड़ा है वो गौतम बुद्ध नगर के बिसरख थाना हो चाहे उसके अलावा जो दूसरे थाने हैं वहां पर लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में कैसा आम नागरिक सुरक्षित होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पुलिस के अधिकारियों को देना होगा। देखना ये भी होगा कि अब कब तक इस पूरे मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। जी अकरम, ये भी बताइए, क्या जो पीड़ित के साथ लूट हुई है इसमें लूट गिरोह शामिल था, कितने बदमाश थे और क्या ये जानलेवा हमला जो किया गया इसकी कोई कैमरा फुटेज सामने आई है क्या? देखिए, ये पूरी घटना 48 घंटे बाद अब ये संज्ञान में लोगों के आई है और मीडिया के जरिए ही अधिकारियों को ये बताया गया। इंडियन न्यूज ने ही ये पूरी खबर अधिकारियों को बताई है। तो पुलिस का कहना है कि जो तफ्तीश है वो कर रहे हैं, मुकदमा लिखा है अब। और जो पीड़ित परिवार है, क्योंकि मेरठ वो इलाज करा रहा है, तो उससे भी पुलिस कह रही है कि हम संपर्क कर रहे हैं, मुकदमा लिखकर जो इन्वेस्टिगेशन है उससे कर रहे हैं। तो ये अभी तक कोई भी ऐसी फुटेज सामने नहीं आई। लेकिन पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि जो 2 लोग थे वो वहां पर इस घटना को अंजाम दिया है। सुबह के समय ये रैपिडो चालक आ रहा था और पुलिस तमाम सीसीटीवीओं को खंगाल रही है किस रूट से बदमाश भागे। तो ये भी देखना होगा कब तक पुलिस पकड़ पाती है। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस इस स्थिति में नहीं है कि वो खुल के बता पाए कि आखिर घटना कैसे हुई। तो ये भी देखना होगा कब तक कार्रवाई की जाती है। इसमें सख्त कार्रवाई का पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लूट और इस तरह की घटना बढ़ रही है वो जरूर बताता है कि क्राइम जो है वो लगातार ग्रेटर नोएडा, सेंट्रल नोएडा में बढ़ता जा रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद अकरम खान आपका जानकारी और अपडेट के लिए। बढ़ते आगे बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से। यहाँ पर 7 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ हुई है। आरोपी की दुकान पर बुलडोजर चला है। आरोपी सद्दाम नाई दुकान पर काम करता था। बच्ची ने मां को घटना के बारे में बताया। गुस्साए लोग कोतवाली पर पहुंचे, प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने जेसीबी से नाई की दुकान ढहा दी है। बच्ची के साथ कोशिश की गई है जबरदस्ती की। गुस्साए लोगों ने कोतवाली पर प्रदर्शन कर दिया और जो दुकान थी जिसमें ये आरोपी काम करता था, नाई की दुकान थी, उस दुकान को भी बुलडोजर से ढहाया गया है। ये 7 साल की मासूम है जिसके साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी की दुकान पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। आरोपी का नाम सद्दाम नाई, दुकान पर एक काम कर रहा था और जब ये घटना घटी उसके बाद बच्ची ने अपनी मां को आप बीती बताई। ये बड़ी खबर इस वक्त की, किस तरीके से लखीमपुर खीरी में एक 7 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ हुई है। सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं और जानकारी उनसे ही लेंगे। अभिषेक, क्या गिरफ्तारी हुई इस आरोपी की और ये क्या मामला? देखिए, बिल्कुल, यह पूरा मामला लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक विशेष समुदाय का युवक जिसका नाम सद्दाम है, उसके ऊपर आरोप लगा है कि वहीं पर जहां पर ये सद्दाम में हेयर कटिंग का काम करता था, उसी के पास में कॉस्मेटिक की दुकान थी, जहां पर एक 7 साल की जो है बच्ची रहती थी। उस बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की है, इस तरीके से सद्दाम के ऊपर आरोप लगे हैं। उसके बाद में जब बच्ची ने अपने माँ को बताया है और धीरे धीरे जब बाहर लोगों को पता लगा है, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन के लोग और व्यापारियों में इसका अच्छा खासा जो है आक्रोशवाद देखने को मिला। और उसके बाद में कई संगठन और व्यापारियों ने पलिया कोतवाली का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। और वही परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। और इसके साथ साथ जो है जहां पर सैलून की दुकान पर काम करता अपनी दुकान चलाता था आरोपी युवक, उसके वहां पर जो है प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा। उसका टीन सेट जो है वो बुलडोजर से ढहा दिया गया। तो इस तरीके की जो घटना है वो लखीमपुर खीरी में जो सामने आई है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में घटना शर्मनाक है, क्योंकि 7 साल की मासूम बच्ची के साथ में इस तरीके की हरकत करना कहीं ना कहीं जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना से। और इससे पहले भी इस तरीके की जो घटनाएं हैं जिले में छेड़खानी की, वो भी सामने आती रही। लेकिन फिर एक ताजा मामला जो है वो पलिया कोतवाली क्षेत्र में सामने देखने को मिला है, जहां पर 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ में जो सद्दाम नाम का आरोपी है उसके ऊपर यह आरोप लगा है छेड़खानी का।
और उसके बाद में कहीं ना कहीं जब पूरा बवाल हुआ है, फिर गिरफ्तारी हुई है और बुलडोजर चलाकर तो दुकान के आगे टी शर्ट पड़ा था और दुकान को पूरी तरीके से ढहा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है, जो भी आरोपी है उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद अभिषेक गुप्ता आपका जानकारी और अपडेट्स के लिए। जालौन से बड़ी खबर अब यहां पर अपहरण के बाद हुई शिक्षक की हत्या के मामले को लेकर बड़ी खबर ये कि पुलिस ने 72 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया। मुख्य आरोपी ने कर्ज जुए के चलते साजिश रची थी। फुफेरे भाई ने मेरे भाई से अपहरण कराया। आरोपी ने महिला मित्र के साथ वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने कार, स्कूटी और अवैध पिस्टल बरामद किए। जालौन के थाना नदी गांव क्षेत्र की घटना ये सामने आई है। जालौन से बड़ी खबर, किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आता है। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा भी कर दिया मामले में। अपहरण के बाद शिक्षक की हत्या हुई थी, पहले किडनैप किया गया, उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर लिया है। मुख्य आरोपी ने कर्ज और जुए के चलते साजिश रची थी। और जानकारी लेंगे, आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जालौन में खनखनी खेल मामला सामने आया है, जहां पर रिश्ते संसार हुए हैं, साथ ही शिक्षक की अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। दरअसल मामला जो है कि 14 फरवरी को एक नाले के पास स्कूटी मिली थी, जब बताया जा रहा था एक शिक्षक जो है वो गायब हो चुका है। इस मामले पर परिजनों ने आकर शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने जो है गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके बाद जब शिक्षक नहीं मिला तो कुछ दिन बाद एक अज्ञात बॉडी मिलती है, जिसके बाद जो कि मध्य प्रदेश की शिवड़ा में मिलती है। इसके बाद जो है लगातार पुलिस एक्टिव होती है। तो सूत्र मिलते हैं कि जहां से वो स्कूटी गायब हुई थी वहां पर एक कुलदीप नाम का आरोपी जो है वो सीसीटीवी में कैद हुआ। उसके बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल करी तो पता चला कुलदीप ने अपने ही ममेरे भाई को फिरौती के लिए और उसके ऊपर कर्ज था उसको चुकाने के लिए अपहरण कर लिया और उसकी ले जाकर हत्या कर दी। आपको बता दें वहीं इस मामले में असली वीडियो बनाने की बात सामने आई थी कि कुलदीप ने अपने सहयोगी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर जो आरोपी जो मृतक शिक्षक है उसका जो है असली वीडियो भी बनाया और फिरौती की मांग कर रहा था। फिलहाल उस दौरान विरोध हुआ, विरोध के दौरान मारपीट, जब वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो कुलदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में 72 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया है। लगभग 6 लोग जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, बाकी 2 आरोपी जो है अभी फरार हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए आशीष शिवहरे। अलीगढ़ से बड़ी खबर, यहां पर एएमयू कैंपस में हिंदू छात्र के साथ मारपीट हुई है। कश्मीरी छात्रों पर हमला करने का आरोप लग रहा है। छात्र ने बताया कि छात्र ने अपनी जान को खतरा बताया है। पीड़ित ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रशासन पर साजिश रचने का भी आरोप वो लगा रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और सावधानी बढ़ा दी हुई है। तो एक हिंदू छात्र पर हमले का मामला सामने आ रहा है और जानकारी है कि कश्मीरी छात्र हैं जिन्होंने हमला किया है और अब इस पीड़ित छात्र ने अपनी जान के साथ खतरा बताया है। एएमयू कैंपस का मामला है, यहाँ पर हिंदू छात्र से मारपीट देखने को मिली है। कश्मीरी छात्रों पर हमला करने का आरोप लग रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आई है। तो बड़ी जानकारी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस पूरे मामले में प्रशासन पर भी साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अलीगढ़ से कश्मीरी छात्रों पर हमला करने का आरोप है। तो पीड़ित ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रशासन पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। जानकारी लेंगे प्रदीप पुंडीर से। प्रदीप, इस पूरे मामले को लेकर क्या ताजा अपडेट सामने आ रही है, जहां पर एक हिंदू छात्र कश्मीरी छात्रों से जान को खतरे में होने की बात तक कह रहा है? देखिए बिल्कुल, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र है सोनपाल, और ये जो है इनका कहना है कि कल एक मीटिंग एक कार्यक्रम था, एक कैंपस के अंदर जहाँ ये कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, वहां पर कुछ कश्मीरी छात्र और अन्य छात्र आ गए और इनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की। साथ ही जब इन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत जो सुरक्षा अधिकारी उनको इस मामले में बताया, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी की शिकायत पहुंचे थे और इन्होंने एएमयू प्रशासन के साथ साथ जो वहाँ पर जो छात्र हैं कश्मीरी छात्र, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया। ऐसे में उन्होंने अलीगढ़ कप्तान से मांग की है कि उनको जो है
सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि उनके साथ कोई गलत काम ना हो पाए, कोई उनके साथ कोई किस तरह की कोई बुरा बर्ताव ना हो सके, और कोई जो जान आने के उन्होंने जो अपना अंदेशा जताया कि उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है, वो घटना घटित ना हो पाए। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं क्योंकि सुरक्षा, अगर जो छात्र पढ़ने वाले हैं, कैंपस के अंदर छात्र पढ़ता है, उसको अगर असुरक्षा का माहौल लगता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ उसकी जान जा सकती है, कोई उसकी जान ले सकता है, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन के लिए बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। ऐसे में आज वो अलीगढ़ कप्तान से मिलने आए थे, लेकिन कप्तान से मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद में जो भी सच सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सोनपाल ने, एक माइनॉरिटी छात्र ने अगर इस तरह के आरोप लगाए हैं, उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर भी उन्होंने साजिश रचने का आरोप लगाया है। तो एक तरफ से छात्र है, दूसरी तरफ जो एएमयू प्रशासन के अधिकारी हैं, दोनों से उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे माहौल में आखिर एक छात्र कैसे पढ़ाई कर पाएगा, कैसे वो अपनी डिग्री हासिल कर पाएगा, क्योंकि जब शिकायत सुनने वाले ही उनकी शिकायत नहीं सुनेंगे, उनको डराएंगे धमकाएंगे, तो वो अपनी शिकायत लेकर कहाँ जाएगा। इसी पूरे मामले को लेकर छात्र आज यहाँ अलीगढ़ एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे और कप्तान से मुलाकात करनी चाहिए थी, लेकिन मुलाकात उनसे नहीं हो पाई है, और जो आला अधिकारी थे उनसे मुलाकात हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। जी साक्षी। देखने वाली बात होगी प्रदीप, मामले में क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप पुडी जानकारी के लिए।